जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का मॉडल प्रश्न पत्र 2025-26 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को छोड़कर जाने से पहले मेरी 1 मिनट बात आप लोग सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो इस 1 मिनट के अंदर आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आपको ट्रिक से बता दें। दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव, मेरा जो सब्जेक्टिव होता है वो रटना मना होता है, क्योंकि अधिकतर 80% सवालों को मैं ऐसा समझाता हूँ कि उसको रटा नहीं जाता है, बस सिर्फ देख करके जाइए और एग्ज़ाम में छापिए। ठीक है, तो उस लिहाज से आज का ये जो मॉडल पेपर है, जैक मॉडल पेपर 2025-26 में जो नया मॉडल पेपर आया था, उसका हम लोग फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो पे रुकिए, वरना आप हमारे वीडियो से जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो जिस किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा, वहाँ पर मैं सारा वीडियो, सारा नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे बोला है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है, आपको बताना है यात्रियों के वृत्तांत, पुराने मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य। ये सवाल मैंने एक बार करवाया था, जिसमें मैंने ये वाला आंसर दे दिया था। बच्चों ये वाला आंसर नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, उसमें मेरा एक आंसर गलत हुआ था। तो ये हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। देखिए कहा गया है, किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। चीन, भारत, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जिसका घनत्व जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक मतलब क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत सघन लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ रहेगा, अधिक रहेगा, वहाँ पे अगर कोई सींग वाला जानवर चला जाए तो क्या होगा, सबको क्षति पहुँचाएगा ना। तो सींग वाले जानवर से क्या याद रखिएगा, सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका। अब देखिए, जिस भी महाद्वीप, अगर कोई अपने आप को महाद्वीप बोलता है और उसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, तो भाई वहाँ सब कुछ फीका फीका हो जाएगा। सब कुछ वहाँ क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे तो फिर वहाँ से बेरोजगारी होगा ना भाई, बेरोजगारी हो जाएगा, सब कुछ वहाँ फीका फीका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करेगा, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, देखिए जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक लगा रहे हैं, जब कभी भी कहीं चीज़ में, किसी चीज़ में विकास होगा तो एक परिवर्तन आता है। ठीक है, पहले गांव की सड़कें कच्ची थी, फिर क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, परिवर्तन आया। लेकिन ये परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि सड़क तो बना लेकिन उसमें नकली सीमेंट बालू का इस्तेमाल किया, 2 दिन में धंस गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव हो जाएगा। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, अच्छे, मतलब चीज़ क्वालिटी वाला बना हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ओके मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती का सफल प्रयोग रहा है। कौन से देश में रहा है, तो डेनमार्क में। कह रहा है कि सरकार सहकारी खेती, समझ रहे हैं, सहकारी खेती का सफल प्रयोग हुआ था तो डेनमार्क में। अब देखिए डेन से क्या हो जाएगा, दिन, दिन याद रखिए, डेन दिन। सहकारी यानी कि सरकारी कोई भी काम होगा, सरकारी लोग आएंगे
तो खेत में काम करने के लिए कब आएंगे? दिन के समय में आएंगे, ठीक है, दिन से डेनमार्क, ऐसे याद रखिएगा। तो वो लोग कब आते हैं? दिन के समय में आते हैं, 10 से 4 में, 4 के बीच ही कोई काम होता है, शाम में, रात में, सुबह में नहीं होता है, ठीक है। सरकारी कोई भी काम होता है खेत में, अगर कोई आएगा कोई काम करने के लिए, कब आएगा? दिन के समय आएगा, दिन से क्या हो जाएगा आपका? डेनमार्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कहा गया कि अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? तो अमेरिका का रस्टी बाउल कहा जाएगा पीटर्सबर्ग को, ठीक है। अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहते हैं? पीटर्सबर्ग को, ठीक है। देखिए कभी कभी हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो बोलते तो वो पिटा गया, बॉल उसका पिटा गया। क्रिकेट में देखते हैं ना, वो बॉलबाज, वो गेंदबाज पिटा गया। तो क्या होता है? बॉल को पीट दिया जाता है, किसके? बैट्समैन के द्वारा। तो पिटा गया, पिट्सबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। कौन से समानता वाले स्थान को जोड़ती है? तो समय दूरी को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे जो चलती है वो पर्थ से सिडनी तक चलती है। कहाँ से? पर्थ से सिडनी तक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए कहा गया स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? अब ये स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए इसमें कहा गया है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है? तो बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है, याद रखिएगा। अगले सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है भाई? तो केरल का। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो एक महानगर की जो जनसंख्या होती है वो 100 लाख होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 13 में, कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियां या नहरों के किनारे विकसित होती है? किस प्रकार की होती है बताना है आपको। तो ये होती है आपका रेखीय। कैसी होती है? रेखीय होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? तो कैसी? तो प्राथमिक बस्तियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो कुल जल का जो सबसे बड़ा हिस्सा प्रयोग होता है वो सिंचाई में प्रयोग होता है, खेती बाड़ी में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में, कहा गया है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? अब भारत जो है विश्व में जूट फसल का, है ना, प्रमुख क्या है? उत्पादक है। भारत विश्व में कौन सी फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो जूट का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? अब ये जो लिग्नाइट कोयला है ये नया कहाँ पाया जाता है ये आपको बतानी है। झरिया है, बोकारो है, नया वैली है या फिर रानीगंज है? तो ये पाया जाता है नया वैली में, ठीक है। ऐसे इसका स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, इसका नाम होगा नया वैली, इस तरह से होता है नया वैली, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है कहाँ पर है। तो जोधपुर में है, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अगले सवाल पे आइए, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वो परिवहन करेगी, वो किसका करेगी? तो इसमें सवाल में आपसे बोला गया है कि बिग इंच पाइपलाइन जो है वो कौन से परिवहन के लिए जो है परिवहन करती है, ये बताना था। तो वो पेट्रोलियम का परिवहन करती है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों को जोड़ा चैनल टनल से है ना? कौन सा जोड़ा जो है वो चैनल टनल से है, ये आपको बतानी है। तो पेरिस और लंदन। अगला सवाल है आपका कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है आपका इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह पर्यावरण का विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त हुआ है? तो अमेरिका में दास व्यापार जो समाप्त हुआ है वो 1758 में हुआ है।
कब हुआ है? 1758 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है ओपेक में कितने देश हैं। अब ये जो ओपेक है इसमें कितने देश हैं ये आपको बतानी है। तो इसमें कुल 12 देश हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें 12 देश तो शामिल है, और आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि ओपेक के जो 12वां देश कौन है, तो वो 12वां देश जो सबसे लास्ट में जुड़ा है वो है अंगोला। कौन है? अंगोला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो दिल थाम कर रखिए, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे करवाया जाएगा जिसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे सब्जेक्टिव के कुछ ऐसे आंसर्स जो कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, और मात्र सिर्फ उसको देखकर जाने से ही आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही गया, अब ये हमारा सब्जेक्टिव है। तो आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको ध्यान से देख लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि जब मैं करवाने लगूंगा ना तो मैं बार बार क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा। यही सब सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करवाने वाला हूँ एक जगह, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन हैं। इस बार 2026 का जो मॉडल पेपर है वो है, ये कोई पुराना मॉडल पेपर नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा इसको, ठीक है। देख लो, कुछ सेक्शन डी को देख लो, ये सेक्शन डी है, और ये सारा चीज़ हम जो है आपको करवाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि मैप को भी आज के इस वीडियो में डिस्कस कर दें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो के लिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोगों का, ज़्यादा नहीं रहेगा, पूरा मॉडल पेपर आपको एक ही वीडियो में सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं। देखते हैं आज हम लोग टारगेट पूरा करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको पूरा कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक है E.M. शूमाकर। कौन है? E.M. शूमाकर। एम नहीं है, एफ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। E.F. शूमाकर, ओके, E.F. शूमाकर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है प्रश्न, ITDP किसके लिए प्रयोग होता है। ITDP आदिवासी लोगों के विकास के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। किसके लिए? आदिवासी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच है। ये गंगा नदी पर इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया के बीच स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, गंगा नदी के किनारों पर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए गंदे नाले हैं, फैक्ट्री का कचरा है, घरेलू अपशिष्ट है, इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में कितने रेल जोन हैं आपको बतानी है। देखिए ऐसे भारत में मुख्य जो रेल जोनों की संख्या है वो 18 है, लेकिन अगर आप इसमें कोलकाता मेट्रो रेल को शामिल करते हो तो ये 19 हो जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आंसर इसका 18 भी है, कहीं कहीं पर आंसर इसका 19 भी है। आप लोग हमें कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका राइट आंसर आप क्या करने वाले हो एग्जाम में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए कहा गया है पुश और पुल कारक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी जनसंख्या जो स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी माइग्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कह रहा है भारत में सीमांत श्रमिक कौन होते हैं। जो लोग साल में 6 महीने काम करते हैं उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दूषित जल से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो एक है हैजा, एक है टाइफाइड, दूषित जल से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 35 में। अब आपको यहाँ से मेन क्वेश्चन सब चालू हुआ। देखिए कह रहा है इसमें से विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषताएं स्पष्ट करें। भूमिगत खनन विधियों की जो विशेषता है उसको स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। देखिए भूमिगत खनन वह विधि है जिसमें ज़मीन के अंदर से खनिज निकाले जाते हैं। ज़मीन के अंदर से पता है आपको बहुत सारे खनिज हैं, तो खनन विधि से उसको निकाला जाता है, यानी खान करके। पहली विशेषता यह है कि जब खनिज धरती की गहराई में होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी, इसमें सुरंगें और सॉफ्ट बनाकर मजदूर अंदर जाकर खनिज निकालते हैं।
तीसरा, यह विधि महंगी और जोखिम भरी होती है, इसलिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इस तरीके से कोयला, सोना, लोहा जैसे खनिज निकाले जाते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। इसमें कहा है विकास और वृद्धि में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। चलिए करते हैं। देखिए, वृद्धि का मतलब केवल संख्या या आकार बढ़ना होता है। वृद्धि का मतलब या तो आपका संख्या बढ़ेगा या तो आपका आकार बढ़ेगा, जबकि विकास का अर्थ जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना है। आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके घर के आगे मिट्टी की रोड थी, सड़कें बन गई पक्की, तो विकास हो गया, तो जीवन में सुधार हुआ ना। वही चीज़ का कहने का मतलब है, जबकि विकास का अर्थ जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना है। उदाहरण के लिए किसी शहर की जनसंख्या बढ़ना वृद्धि है, लेकिन वहाँ अच्छी शिक्षा हो जाना, अस्पताल और रोजगार के अवसर बढ़ना विकास कहलाता है। बात समझ में आई? वृद्धि केवल एक भाग को दिखाता है, जबकि विकास संपूर्ण प्रगति को दर्शाता है ना। वृद्धि जो है, मान के चलो कि हमारे देश का क्या दिखाएगा, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, और तो कुछ नहीं दिखा सकता है। लेकिन विकास जो दिखाता है पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा कि देखो इस देश का कितना विकास हुआ है। ठीक है, वृद्धि केवल एक भाग को दिखाता है, जबकि विकास संपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसलिए विकास को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे लोगों का जीवन बेहतर बनता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। कह रहा है कि गृह उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं बताएं। अच्छा, आप लोग बोलोगे भैया ऊपर में 1 2 3 4, वो टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, मतलब वो आपका जो था ना 25 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे 26 लिखना था, 27 लिखना था, वो 1 2 में टाइप हो गया। ये आपका रियल क्वेश्चन नंबर चल रहा है। ठीक है, आइए देखिए। कह रहा है गृह उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं बताना है। गृह उद्योग जो होता है, घरेलू उद्योग, उसका कोई 3 विशेषता बताना है। देखिए, गृह उद्योग वे उद्योग होते हैं जो घर या छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं। दूसरी, बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, हाथों से या छोटे औजारों से काम हो जाता है। तीसरा क्या है, इसमें पूंजी कम लगता है और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे हस्तशिल्प, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाना। है ना, बहुत ही आसान है भाई, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ कर जाओ एक बार। भारत की विखंडित और बिखरी ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विखंडित बस्ती में घर के छोटे छोटे समूहों में बने होते हैं और हर समूह के बीच थोड़ी दूरी होती है, जो विखंडित बस्ती होती है। वहीं बिखरी बस्ती घर एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। देखो भाई, जो बिखरा है तो वो काफ़ी दूर होगा और अलग अलग फैले रहते हैं। विखंडित बस्तियाँ अक्सर पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मिलती है, जबकि बिखरी बस्तियाँ उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ खेत बड़े होते हैं। सही बात है भाई, जहाँ जहाँ बड़े बड़े खेत होंगे तो एक बस्ती यहाँ बसेगा, तो एक बस्ती यहाँ बसेगा, एक बस्ती यहाँ बसेगा, एक यहाँ बसेगा, बीच में क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी हो जाएगी। है ना। दोनों का मुख्य अंतर घरों की दूरी और बसावट के तरीके में है। आइए क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है भारत में कृषि के लिए सिंचाई का महत्व का स्पष्ट करना है। सिंचाई का क्या महत्व है कृषि के लिए, ये आपको बताना है। देखिए, सिंचाई की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन? सिंचाई खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में बारिश हमेशा समय पर और समान मात्रा में नहीं होता है। सिंचाई से फसलों को सही समय पर पानी मिलता रहता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। इससे किसान साल में एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। सूखे के समय भी फसल सुरक्षित रहती है। सिंचाई के कारण अच्छी गुणवत्ता की फसलें होती है और किसानों की आय बढ़ती है। इसलिए कृषि की सफलता में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है। सिंचाई समझते हो ना? नहीं समझते हो? अरे खेतों में किसानों जो पाइप के द्वारा पानी वानी पटाता है, वो पानी कहाँ से लेता है? या तो बोरवेल से लेगा, या तो डैम से लेगा, या तो तालाब से लेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। इसमें कह रहा है कि जल संग्रहण प्रबंध क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने PYQ वाले में करवा दिया है, फिर भी आप लोग देख लो, रिवीजन हो जाएगा। जल संग्रहण प्रबंधन का मतलब वर्षा के पानी का सही तरीके से जमा करना और उसका उपयोग करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी को दूर करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, इसके अंतर्गत पेड़ लगाना है, तालाब बनाना है और मिट्टी के कटाव को रोकना शामिल है। ठीक है, जल संग्रहण नहीं है, जल ग्रहण है। ओके, ध्यान रखिएगा। इससे खेती को पानी मिलता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार जल ग्रहण प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत
में सड़क परिवहन की कोई 6 विशेषताएं लिखना है। लो भाई, अब 6 विशेषता बताना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितनी विशेषता पूछा था? 3 विशेषता पूछा था। चलिए देखते हैं। भारत में सड़क परिवहन सबसे आसान और सुलभ साधन है। ये गांव को शहर से जोड़ता है। पहला बात, कम दूरी तय करने के लिए ये सबसे उपयुक्त है। दूसरा बात, इसमें सामान घर से बाजार तक सीधे पहुंचाया जाता है। तीसरा, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। चौथा हो गया, रेल की तुलना में इससे बनाना सस्ता और जल्दी होता है। पांचवा, कितना हुआ भाई? 5 ही हुआ। 1 2 3 4 5 6 बातें हो गई। लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग क्या करना, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, ठीक है? अच्छा लगेगा। इसलिए लोग रोज़मर्रा के जीवन में सड़क परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने लिखा ना, भारत में सड़क परिवहन सबसे आसान और सुलभ साधन है, ठीक है? इतना लिख दिया। ऊपर में भारत में सड़क परिवहन की 6 विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, ये सब तरीका आपको आना चाहिए लिखने का। नंबर 1, कम दूरी तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। नंबर 2, इसमें सामान घर से बाजार तक सीधे पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। नंबर 4, इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट नीचे लेके जाना है। इससे क्या होगा, आंसर थोड़ा बड़ा लगेगा दिखने में और आपका नंबर भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि भारत के आयात की संरचना में बदलाव के कोई 5 लक्षण बताइए। देखिए, समय के साथ भारत के आयात के स्वरूप में कई बदलाव आए। आयात समझते हो? विदेशी सामान को भारत में मंगवाना। पहले भारत ज़्यादा खाद्यान्न आयात करता था। खाद्यान्न मतलब अनाज मंगवाता था विदेश से, लेकिन अब ये कम हो गया। आज पेट्रोलियम और कच्चा तेल सबसे अधिक आयात किए जाते हैं। मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना भी बड़े पैमाने पर मंगाए जाते हैं। उद्योगों के विकास के कारण कच्चे माल का आयात बढ़ा है। इन बदलावों से पता चलता है कि भारत तेजी से औद्योगिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? कुछ नहीं था आंसर में। क्वेश्चन नंबर 43, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। आइए देखते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इससे पता चलता है कि कोई स्थान ज़्यादा भरा हुआ है या कम आबादी वाला है। ओके, जनसंख्या के वितरण को कई भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है जलवायु, जहाँ मौसम सुहावना होता है। जैसे भारत के मैदानी क्षेत्र, यूरोप, वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी वाले क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका या फिर रेगिस्तान में आबादी कम होती है, ठीक है? दूसरा कारक भूमि की बनावट है। समतल और उपजाऊ मैदान जैसे गंगा का मैदान खेती में और रहने के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक है। पहाड़ी और पथरीली क्षेत्रों में बसना कठिन होता है, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। ओके। तीसरा कारक जल की उपलब्धता। नदियों और झीलों के पास पीने और खेती के लिए पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर आबादी ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए नील नदी के किनारे मिस्र की अधिकतर जनसंख्या रहती है, ठीक है? आइए, चौथा कारक प्राकृतिक संसाधन है। जहाँ खनिज, उद्योग और रोजगार के साधन होते हैं, वहाँ लोग काम की तलाश में बस जाते हैं, जैसे झारखंड के खनिज क्षेत्र। इस प्रकार ये सभी कारक मिलकर जनसंख्या के वितरण को तय करते हैं। बात समझ में आ गई? जनसंख्या के वितरण को मतलब ही था कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रह सकती है। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि नियतिवाद और नवनियतिवाद की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियतिवाद एक विचार है जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करती है। आपको ट्रिक से याद रखना है कि नियति मतलब नियंत्रित। ओके, कौन नियंत्रित करेगा मनुष्य के जीवन को? प्रकृति। यानी मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण लोग वहीं फसल उगाते हैं जो कम पानी में हो सके। भाई सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है। आइए, नवनियतिवाद का मतलब होता है कि मनुष्य प्रकृति का पूरा गुलाम नहीं है,
वह अपनी बुद्धि और तकनीक से प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहकर विकास कर सकता है। जैसे जहाँ पानी कम है वहाँ नहर और ट्यूबवेल बनाकर खेती की जाती है ना। चलो, इस तरह नियतिवाद प्रकृति की शक्ति को ज़्यादा मानता है, जबकि नवनियतिवाद मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन पर जोर देता है। यानी बोलता है कि आप मिलजुल के काम करो, ऐसा नहीं है कि प्रकृति पे ही डिपेंड रहो, है ना। जैसे कि तुम्हारा मान लो दुबई में क्या था पहले? दुबई में पहले रेगिस्तान था, बालू बालू था। अगर वो नवनियतिवाद को नहीं अपनाता तो आज वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू रहता। लेकिन आज क्या हो गया? वो आज पूरा दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनकर उभरा हुआ है। सारे लोग वहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, है ना। तो वो उसने क्या अपनाया? नवनियतिवाद को अपनाया, यानी कि कुछ अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई और प्रकृति के साथ मिल करके ये सारे काम किए। समुद्र के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा दिया है। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि घुमंतु पशुपालन और व्यावसायिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, घुमंतु पशुपालन में पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। वे पानी और घास की तलाश में जगह बदलते हैं। ये प्रथा अफ्रीका, एशिया के कुछ भागों में अधिक देखी जाती है। घुमंतु मतलब घूमते रहेगा जानवरों को लेकर के, ठीक है। अच्छा, किस लिए घूमता है? रोजी रोटी की तलाश में घूमता है, खाने पीने की तलाश में। व्यावसायिक पशुपालन एक आधुनिक पद्धति है। देखिए, व्यावसायिक जहाँ लग गया ना, वो बिजनेस में आ गया, जिसमें पशुओं को बड़े खेतों या फिर फार्म में पाला जाता है। इसमें नई तकनीक, बेहतर चारा, दवाइयों का उपयोग होता है ताकि अधिक उत्पादन और अधिक लाभ कमा सके, है ना। बीमारी ना फैले, बकरियां ज़्यादा बच्चे पैदा करें, उसको अधिक से अधिक हम पालेंगे, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा होगा। तो ये सब प्रॉफिट के लिहाज से होता है व्यावसायिक पशुपालन। घुमंतु पशुपालन जीवन यापन के लिए किया जाता है। घुमंतु पशुपालन जीवन यापन के, उससे दूध मिल जाएगा, है ना, बच्चे होंगे, कभी कदार बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन जबकि व्यावसायिक पशुपालन में क्या होता है? लाखों लाख जानवर एक बार में पाले जाते हैं और फिर उसको प्रॉफिट के लिए बेच दिया जाता है। पशुपालन मुख्य रूप से व्यापार और मुनाफे के लिए पाला जाता है ना, के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि जल संसाधन की कमी के लिए जिम्मेदारी 3 कारकों को स्पष्ट करना है। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करनी है तो 2 वैधानिक उपाय भी बताना है आपको। आइए देखते हैं। जल संसाधन की कमी के कई कारण हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए, सवाल में था आपसे कि जल संसाधन में जो कमी हुआ है उसके जिम्मेदार के 3 कारण को स्पष्ट करना था, और भारत में जो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 2 वैधानिक उपाय बताने थे। तो जल संसाधन की कमी के कई कारण हैं। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा, संसाधन में तो कमी होगा ही होगा, क्योंकि सब लोग उसको यूज करेंगे। लोगों की संख्या बढ़ने से पानी की मांग बढ़ती है। दूसरा, अत्यधिक उपयोग, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे पानी। कृषि और उद्योगों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च किया जाता है। तीसरा, जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों का कचरा और गंदे नाले का पानी को ख़राब कर देता है, और गंदे नाले पानी को क्या कर देता है? ख़राब, जिससे उपयोग जल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आया? मान के चलो, अभी नदी है, इस नदी का पानी लोग खेत में ले रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। अब इसमें नाला का पानी आप डाल रहे हो, गंदा फैक्ट्री का पानी डाल रहे हो, तो ये पानी तो ख़राब हो गया। अब ये खेत में डालेंगे तो इसकी फसलें ख़राब हो जाएगी, तब ये यूज़ के लायक तो नहीं हुआ ना। आइए, इसमें कह रहे हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। पहला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जो जल स्रोतों को गंदा करने पर रोक लगाता है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले पर कार्रवाई की जाती है। इन उपायों से पानी को साफ और सुरक्षित रखने में क्या होता है? मदद मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। इसमें कह रहा है कि बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? अंतर्देशीय बंदरगाह की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। देखिए, बंदरगाह वे स्थान होते हैं जहां दूसरे देशों के साथ सामान का आयात और निर्यात होता है, और ये पानी के रास्ते पे होता है। यानी पानी वाला जो जहाज़ होता है ना, वहाँ से बड़े बड़े शिप खुलते हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, सामानों को ले जाया जाता है, सामानों को वहाँ से लाया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बंदरगाह। इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोई गलत बात नहीं, कह सकते हैं।
यहाँ जहाज़ों में माल लादा और उतारा जाता है, जिससे देश के बीच व्यापार आसान होता है। ठीक है। अंतर्देशीय बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि नदियों या झीलों के किनारे स्थित होते हैं। पहली विशेषता यह है कि ये अंदरूनी क्षेत्रों को व्यापार से जोड़ता है। दूसरा, यहाँ से सामान को आसानी से बड़े बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। और तीसरा, परिवहन सस्ता पड़ता है और समय की बचत होती है, और इस प्रकार ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो 3 चीज़ें आपको बतानी थी, इसकी 3 विशेषता बतानी थी बंदरगाह की। पहला क्या हो गया, ये अंदरूनी क्षेत्रों को व्यापार से जोड़ता है। कैसे? अभी आपको पता चला कि ये बड़े समुद्र में नहीं बनेगा, ये नदी और झीलों के पास बनता है। तो जैसे नदी के किनारे बना, मान के चलो गंगा नदी के किनारे बना, तो गंगा नदी कहाँ बसता है? शहरों के बीच में तो रहता है गंगा नदी। ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो ज़िला है साहिबगंज, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ देखोगे कि वहाँ क्या होता है कि शहर के बीचों बीच गंगा नदी है, इस तरफ भी शहर है, इस तरफ भी शहर है, बीच से गंगा नदी क्रॉस कर गई है। और यही हमारा जो साहिबगंज है ना, ध्यान से समझना, ये जो हमारा साहिबगंज है, यहाँ से गंगा नदी गई, यहाँ पे ये साहिबगंज है, ये आपका मनिहारी ये सब हो जाता है, दियरा का क्षेत्र हो जाता है। और साहिबगंज से बस ज़रा सा एक स्टेशन आगे जाओगे तो यहाँ पे है आपका सकरी गली। कौन सा जगह है? सकरी गली। ठीक है। और ये सकरी गली में बंदरगाह बन रहा है, बन के तैयारी भी हो गया। ठीक है। बताओ, है तो साहिबगंज ज़िले में ही, तो इससे क्या प्रॉफिट हुआ कि ठीक है, आपका ज़िला ठीक है, ये थोड़ा सा साहिबगंज से गांव क्षेत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बंदरगाह बना, अब यहाँ पर जो सामान आएगा तो कहाँ जाएगा? साहिबगंज आएगा कि नहीं आएगा? ये साहिबगंज को डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है आपको कि अंतर्देशीय यानी कि बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि नदियों या झीलों के किनारे स्थित होते हैं। और इसकी पहली विशेषता ये है कि अंदरूनी क्षेत्रों को व्यापार से जोड़ता है। अब ये साहिबगंज के सारे क्षेत्रों को सोचिए व्यापार से जोड़ देगा। कहाँ कहाँ का व्यापार होगा? बांग्लादेश जाएगा माल, नेपाल जाएगा माल, जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ माल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाएगा। दूसरा, यहाँ से सामान को आसानी से बड़े बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सकता है। अब मान के चलो आपको यहाँ से सामान मुंबई भेजना है, तो यहाँ से लोड होगा, वाराणसी भेजना है तो वाराणसी तक जाएगा। बात समझ में आया? तीसरा, इनसे परिवहन सस्ता पड़ता है और समय की क्या होती है? बचत होती है। पानी के रास्ते जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है ढुलाई। ठीक है। और समय का भी बचत होता है। इस प्रकार ये देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर देता है? मजबूत बनाने में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2026 में जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया और उसका हम लोगों ने सब्जेक्टिव भी देख लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे मैंने सारे PYQ ज़्यादा आप लोगों का मदद करेगा। PYQ के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट शो होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं हम लोग आपके लिए। प्लीज़ इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। और सबसे ज़रूरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके।